हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 2 दैट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। आप आपके आजू बाजू देख रहे होंगे तो आपको बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल देखने को मिल रहे होंगे। हावेवर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आजू बाजू है, वी कैन नॉट सी विद द आइज अलोन। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन्स आपकी जो ब्रेड होती है ना, उसके ऊपर वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं, या फिर कहीं कहीं पे ग्रीन कलर की ग्रेइश या फिर ग्रीन या वाइट कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। आप देखोगे तो आपको एक टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डू यू नो वॉट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? आपको पता है ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आता है? 2.1 देखते हैं, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 2.1 में एक्टिविटी बताई है कि आपको कलेक्ट करनी है कुछ मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन द बीकर। एक बीकर के अंदर डालनी है, थोड़ा पानी डालना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, जब पानी के नीचे सारे जो पार्टिकल्स है वो बैठ जाए, ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ अ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर माइक्रोस्कोप। एक ड्रॉप लेके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है आपको। सो आपको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे उसमें। 2.2 देखते हैं, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। आपको कुछ ड्रॉप्स पानी में से लेके देखने हैं, ग्लास पे डाल के ग्लास साइज पे रखने हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने हैं। आपको टाइनी टाइनी ऑर्गेनिज्म मूव होते हुए दिखाई देंगे। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये शो करता है कि सॉइल और पानी दोनों में टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। सबको माइक्रोब्स नहीं बोले जाएंगे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम लोग को माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। सम ऑफ दिस, जैसे कि फंगस है जो ब्रेड के ऊपर जब फॉर्म होती है तो हम लोग उसको देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। अदर कैन नॉट सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, वो उससे भी छोटे होते हैं। सो दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनकी साइज और लेंथ के हिसाब से उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज अ बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गे। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन 2.1 एंड 2.4। वायरसेस माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द सेल ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो किसी पर्टिकुलरली होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई होते हैं बहुत जल्दी, विच में भी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस जो 2.5 में आपको पीछे दिख रहे होंगे, कॉमन एलिमेंट जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया है, ये एल्गी और प्रोटोजोआ है, नीचे फंगस है। ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं आपको। 2.5 में दिख रहा होगा 2.5 common elements like a cold, influenza and the most cough are caused by the viruses. सीरियस डिजीजेज जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये वायरसेस से फॉर्म होते हैं। डिजीज जैसे कि डायसेंट्री, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है। लेसन में आगे हम लोग यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हुए 2.1 में। स्पाइरल बैक्टीरिया और रोडशेप माइक्रो बैक्टीरिया दिया हुआ है, नीचे एल्गे दिया हुआ है, बाजू में 2.3 में आपको प्रोटोजोन दिया हुआ है, 2.4 फंगस दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे 2.5 वायरसेस कुछ इस हिसाब से होते हैं। दिस आर द वायरसेस जो हम लोग आगे फिगर 2.5 में बोला हुआ था वायरसेस देखने के लिए। 2.2 देखते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गे, प्रोटोजोआ, मल्टी सेल्यूलर होते हैं जैसे कि एल्गे और फंगी। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ठंडी जगह से लेके बहुत ही हॉट स्प्रिंग या फिर डेजर्ट जैसी मार्शी लैंड पे भी देखने को मिलते हैं। दे आर ऑल फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, ह्यूमन की बॉडी में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है वो किसी ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होते हैं, कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, वो अकेला रहता है। फंगस और बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनी में रहता है, झुंड बना के रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अस, हमारे बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स हार्मफुल। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए, कुछ बहुत ही हार्मफुल होते हैं। डिस्कस करते हैं उनके बारे में। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही सारे अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं जैसे कि कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स इन एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सालों से अल्कोहल बनाने के लिए यूज होते आए हैं।
दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि वेजिटेबल्स, प्रील, रिमेन्स, एनिमल फेसेस, जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको डिकम्पोज कर लेते हैं एंड ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल थिंग्स बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ही यूजफुल होते हैं जो मेडिसिन बनाने में भी मदद करते हैं। एग्रीकल्चर में ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, जो हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ा था, राइजोबियम करके बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड। मिल्क को बैक्टीरिया की मदद से हम लोग कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहली है, शी सेड आई सॉ माई मदर एडिंग अ लिटिल कर्ड टू द वार्म मिल्क टू सेट द कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। मैंने अपनी मम्मी को उबलते हुए दूध में, थोड़े वार्म दूध के अंदर 1 चम्मच कर्ड डालते हुए देखा था। अब मुझे पता चला कि कर्ड कैसे बनता है। कर्ड कंटेन द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड के अंदर थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बैक्टीरियम का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ये जो प्रमोट करता है कर्ड को और इट मल्टीप्लाई द मिल्क। जब वो मिल्क में 1 चम्मच ऐड किया जाता है तो वो मिल्क में मल्टीप्लाई हो जाता है और वो उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं चीज़ बनाने में, पिकल बनाने में और बहुत सारे अलग अलग आइटम्स बनाने में। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, दैट इज सूजीज, इडलीज एंड भटूरास, इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वो अंदर मल्टीप्लाइज हो जाते हैं। 2.3 देखते हैं एक्टिविटी। आपको 1/2 kg आटा लेना है एंड उसके अंदर शुगर डाल देनी है एंड मिक्स विद द वार्म वाटर, और आपको नीट करके ऐसा डो जैसा बनाना है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। 2 घंटे के बाद देखोगे तो वो डो थोड़ा राइज हो गया होगा, उसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो गई होगी। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस। यहाँ पे जो ईस्ट है जो हम लोगों ने एड ऑन की, वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने की वजह से। वो रेस्पायर करेगी, इसकी वजह से जो बबल्स जैसा गैस जैसा फॉर्म हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा जो मैदा था वो फ्लफी हो गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया। बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ अ ईस्ट। ये ईस्ट का बेसिक यूज है जो बेकिंग इंडस्ट्रीज में ब्रेड और पेस्ट्रीज या फिर केक को फुलाने में मदद करता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही यूजफुल है अल्कोहल, वाइन्स और एसिटिक एसिड जैसे कि विनेगर बनाने में। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल पर्पज, जैसे कि अल्कोहल, वाइन बनाने में। फॉर दिस पर्पज ईस्ट ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रीन लाइक बार्ली। यहाँ पे ईस्ट को ग्रो कर लिया जाता है बार्ली, व्हीट, राइस और क्रश फ्रूट जूसेस जैसे एलिमेंट के ऊपर ईस्ट को ग्रो कर दिया जाता है। एक्टिविटी 2.4 बोलता है कि आपको 500 ml बीकर लेना है, उसको 3/4 पानी से भर देना है। 2 to 3 स्पून आपको शुगर डालनी है एंड एड 1/2 स्पून ऑफ ईस्ट। आपको 1/2 स्पून ईस्ट डालनी है टू द शुगर सोल्यूशन। कीप इट कवर्ड द वार्म वाटर प्लेस फॉर द 4 to 5 आवर। आपको 4-5 घंटे के लिए आपको उसको रख देना है। नाउ स्मेल द सोल्यूशंस। आपको क्या स्मेल होगा? बट ऑब्वियसली आपको अल्कोहल या फिर अल्कोहल जैसा स्मेल आना शुरू हो जाएगा। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल बाय द ईस्ट। शुगर ने अल्कोहल को ईस्ट की मदद से ये जो चीज़ है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ये जो प्रोसेस है शुगर इनटू अल्कोहल में कन्वर्जन करने की, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन सबसे पहले 1857 में लुइस पैस्चर ने ढूंढ निकाला था। उनकी सरनेम से पता चलता है दैट लुइस पैस्चर, ही इज द फाउंडर ऑफ द फर्मेंटेशंस इन 1857। मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics tablet. आपने कभी देखा है ये कैप्सूल जो इंजेक्शंस और पेनिसिलिन जो बात करते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हो? क्या बात कर रहे हो? दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे उसकी एंटीबॉडीज बनाई जाती है मेडिसिन के फॉर्म में, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर की जाती है। वो एंटर जब होती है तो उनके आजू बाजू पूरा शील्ड क्रिएट कर जाती है। दिस डे द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगस, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, टेट्रासिलिन्स, एंथ्रोमाइसिन्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेडिसिन से जो बैक्टीरिया से बनती है। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने डिजीज बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज की दवाई ढूंढी थी। सडनली ही फाउंड दैट द स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चरल प्लेट्स। उसको अपनी एक कल्चरल प्लेट्स पे ग्रीन कलर के मोल्ड्स देखने को मिले। उन्होंने ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ द मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मोल्ड का प्रेजेंट होना वो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ पे। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड द मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड फ्रॉम दिस उन्होंने पेनिसिलिन्स नाम की जो मोल्ड्स की पेनिसिलिन्स है वो ढूंढ निकाली।
कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम द फंगस एंड बैक्टीरिया। दवाइयाँ जो होती है वो फंगी और बैक्टीरिया में से एंटीबॉडीज क्रिएट करके बनाई जाती है। द एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर वेरियस डिजीज। ये जो एंटीबॉडीज होती है वो मैन्युफैक्चर की जाती है बाकी सारे डिजीज को क्योर करने के लिए। Antibiotics are even mixed with the feed of a livestock or a poultry to check the microbial infection in an animal. एंटीबायोटिक्स एक्चुअली जो लाइव स्टॉक्स होते हैं उनके खाने के साथ मिक्स कर दिया जाता है ताकि उनको कोई इन्फेक्शंस है उनको प्रिवेंट करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मैनी प्लांट डिजीज को स्टॉप करने के लिए भी यूज होता है। बॉक्स पर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमारी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब डॉक्टर। डॉक्टर ने आपको जो भी कोर्स दिया हुआ है दवाई का वो आपको पूरा करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड रॉन्ग डोजेस, आपको ये उसका बहुत ही ख़राब इफेक्ट भी हो सकता है फ्यूचर में। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेक्स अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, या फिर हम लोग हमारी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक्स ले ले तो जो हमारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर वो भी मर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हावेवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एंड एज कॉज बाय द वायरसेस जो होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स बहुत ही मुश्किल से बनती है, स्पेशली कोल्ड फ्लू। उनके सामने कोई भी मेडिसिन है वो ज़्यादा टकती नहीं है और एंटीबायोटिक्स क्रिएट नहीं कर सकते। वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं। वाई आर द चिल्ड्रंस इन्फेंट्स गिवन द वैक्सीनेशन। यहाँ पे पहले को क्वेश्चन होता है, जब डिजीज़ होता है तो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, वो अपने जैसी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं। तो बॉडी जो होती है वो हमारी ह्यूमन बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है टू फाइट द इन्वेंटेड माइक्रोब्स। हमारी बॉडी के अंदर के जो माइक्रोब्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके जो बाहर की जो बॉडीज़ होती है उनके सामने लड़ने के लिए माइक्रोब्स रेडी करते हैं। बॉडी रिमेंबर कर लेती है हमेशा के लिए ये माइक्रोब्स, एक बारी वो फाइट कर लेती है। जब वो एंटर होते हैं तो पूरी बॉडी सीख लेती है, वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं। सो इफ दैट और द वीकर माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग द सुटेबल एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी इतनी टेक्निकली बनाई हुई है जिसमें एंटीबॉडीज़ जो है वो अपने आप क्रिएट हो जाती है सुटेबिलिटी के हिसाब से, और फिर वो उनके सामने लड़ते हैं माइक्रोब्स के सामने। अगर हमारे जो एंटीबॉडीज़ है वो जीत जाते हैं तो हमें वो पर्टिकुलरली डिजीज़ नहीं होता है, और अगर हमारे एंटीबॉडीज़ हार जाती है, हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती है, तो पर्टिकुलरली जो माइक्रोब्स हम लोग को अटैक कर रहा है वो डिजीज़ हो जाता है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन एन हेल्दी बॉडी we are protected from the disease causing microbes. This is how the vaccines work. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis वो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किए जाते हैं। इसीलिए बचपन में बच्चों को पहले ही ये सारी दवाइयाँ दे दी जाती है, वैक्सीनेशन कर दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में पहले ही एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाए। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की 1798 में। आपके भी चाइल्डहुड में आपको पता होगा कि आपने भी बहुत सारे इंजेक्शंस सेवरल डिजीज़ के सामने लड़ने के लिए लिए होंगे। कैन यू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, जो आपके पेरेंट्स की मदद से आप लिस्ट बना सकते हो। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिजीज। सो इसीलिए वैक्सीनेशंस हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट टीवी 2 बूंद जिंदगी के पोलियो के अगेंस्ट जो कैंपेन करता है। ये जो पोलियो के ड्रॉप्स है जो चिल्ड्रंस को दिए जाते हैं उनकी वजह से उनके जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनको पोलियो जैसा डिजीज़ नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड कैंपेनिंग अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स एरेडिक्शंस। अभी आपको वर्ल्ड में कहीं पे भी स्मॉल पॉक्स नहीं देखने को मिलते, बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन। आज बहुत सारी वैक्सीनेशन बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी सारे एनिमल्स को कुछ डिजीज से बचाने के लिए। आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।